नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय भरत सर। मैं जीव विज्ञान व्याख्याता भरत वर्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा ग्रंथियां। क्या रहेगा? ग्रंथियां। आज हम ग्रंथियां पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है ग्रंथियों की, तो इनमें ये बात आती है ग्रंथियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इनका जनक कौन है, क्या है। तो बात करते हैं इनके जनक की। तो इसका जो जनक होता है ग्रंथियों का वो है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन को जो है ग्रंथियों का जनक कहा जाता है। अगली बात आती है ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्रंथियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी जो होती है वो होती है अंतःस्रावी। अब देखो यहाँ पे आपको बहिस्रावी और अंतःस्रावी इन दोनों को समझना है कि क्या होती है। तो देखो बहिस्रावी जो होती है ये क्या करती है, अपना जो स्रावण होती है, मतलब जो पदार्थ स्रावित करता है वो जो है किसमें डालती है? वो डालती है नलिका के अंदर। किसमें डालती है? नलिका के अंदर। अब नलिका के अंदर डालने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई ट्यूब है, कोई नली है, उसमें अपना डायरेक्ट स्रावण डाला, नली के अंदर डायरेक्ट डालना, सीधा नली के अंदर ही स्रावित करना, इसलिए इसको नलिका युक्त भी बोला जाता है। इस ग्रंथि का दूसरा नाम होता है नलिका युक्त ग्रंथि। ठीक, नलिका में डालती है। दूसरा, ये जो पदार्थ स्रावित करती है उस पदार्थ का नाम मुख्य रूप से क्या होगा? वो होगा एंजाइम। क्या होगा? एंजाइम। देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि केवल एंजाइम में नहीं, अगर कोई भी ग्रंथि अपना स्रावण नलिका में डाल रही है, चाहे वो युग्मक हो, चाहे वो अंडाणु हो, चाहे वो शुक्राणु हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ हो, अगर उसको नलिका में डाल रही है तो जाहिर सी बात है वो ग्रंथि कौन सी होगी? वो बहिस्रावी ग्रंथि होगी। पदार्थ मुख्य रूप से कौन सा? एंजाइम। बात करते हैं अंतःस्रावी की। तो ये ग्रंथि क्या होती है? जैसे मान लो यहाँ पे ये नलिका है, समझ गए इसको? यहाँ पे मान लो कोई ग्रंथि, ये अपना पदार्थ अब डायरेक्ट कहाँ आना चाहिए था? नलिका में, लेकिन नहीं, यहाँ पे मान लो उत्तक लगे हुए, कोशिकाओं का समूह लगा हुआ है। सबसे पहले पदार्थ को स्रावित कौन करेगा? सबसे पहले करेगा ये कोशिकाओं का समूह। उसके बाद में ये पदार्थ कहाँ आएगा? नलिका में आएगा, मतलब सीधा नलिका में नहीं आ रहा। इसीलिए इसको दूसरा नाम जो होता है नलिका विहीन ग्रंथि, डक्टलेस, नलिका विहीन। इसके द्वारा जो रसायन छोड़ा जाता है वो मुख्य रूप से कौन सा होता है? उसको बोलते हैं हम क्या? हार्मोन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? उसको हार्मोन बोला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी बिल्कुल कि बहिस्रावी द्वारा क्या होता है? मुख्य रूप से एंजाइम, और अंतःस्रावी द्वारा मुख्य रूप से कौन सा होता है? वो होता है हार्मोन। अब यहाँ पे देखो अपन बहिस्रावी पढ़ेंगे और साथ में अंतःस्रावी भी पढ़ेंगे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मुख्य रूप से वो आते हैं अंतःस्रावी से ज्यादातर। मतलब 100 में से अगर अपन 95% की बात करें तो अंतःस्रावी में से पूछा जाता है। तो अब अंतःस्रावी की बात करें अपन, तो हमारे पास टोटल 10 ग्रंथियां आएगी। उन 10 ग्रंथियों को हम क्या करेंगे? बारी बारी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रंथि पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। कौन सी पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। देखिए सबसे पहले जो ग्रंथि रहेगी हमारी वो रहेगी हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान देना, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क किस भाग का होता है? प्रमस्तिष्क। इसका प्रमस्तिष्क जो फोरब्रेन होता है, अगर जो मस्तिष्क होता है तो उसका जो भाग क्या है? हाइपोथैलेमस होता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रमस्तिष्क जो है, अगर मस्तिष्क जो है, यहाँ पे अपन देखेंगे क्या? एक तो प्रमस्तिष्क हो गया, उसके बाद में एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा अपने कौन सा? थैलेमस, और एक क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है? फोरब्रेन। अगर मस्तिष्क का भाग कौन कौन से हो गया? प्रमस्तिष्क हो गया, दूसरा हो गया अपने थैलेमस, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हाइपोथैलेमस। तो ये किसका है? अगर मस्तिष्क का भाग है। ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये मस्तिष्क का एक भाग होता है, उस भाग को बोलते हैं डाइनसेफेलोन। क्या बोलते हैं? डाइनसेफेलोन। इस भाग से जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे याद ही आता है कि डाइनसेफेलोन को कैसे याद रखे जाए। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, आप छोटे से ट्रिक याद रखना।
लोन लेके सैफ अली खान डायन बन गया, तो यहाँ पे ट्रिक क्या अपनी, लोन लेके सैफ अली खान डायन बन गया, मतलब लोन लेके सैफ अली खान क्या बन गया, डायन बन गया। तो याद आ जाएगा इजीली, डायन है सैफ लोन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हाइपोथैलेमस की, तो ये करता क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, तो देखना ये दो प्रकार के क्या करता है, हार्मोन उत्सर्जित करता है। पहला करता है मोचक हार्मोन, कौन से, मोचक हार्मोन, और दूसरा करता है निरोधी हार्मोन, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना कि मोचक का मतलब होता है कि मान लो कोई चीज कम स्रावित हो रही है, मतलब अगर मान लो कोई अन्य प्रकार की कोई दूसरी ग्रंथि है और वो अपना स्राव क्या कर रही है, कम कर रही है, तो उसका मोचन करेगा। मोचन का मतलब उसको प्रमोट करेगा, मतलब प्रमोटिंग हार्मोन भी बोला जाता है उसको, उसके स्राव को बढ़ाएगा। दूसरा है निरोधी हार्मोन, अगर मान लो कोई हार्मोन जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है, मतलब जितनी उसकी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा स्रावित हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उसको नियंत्रित करेगा और उसको संतुलित मात्रा में क्या करवाएगा, स्रावित करवाएगा, मतलब उसके स्राव को कम करेगा। अब देखो यहाँ पे तीसरी बात आती है कि जो हाइपोथैलेमस होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो पहला इसका जो कार्य होता है वो होता है तापमान का नियंत्रण। क्या होता है, तापमान का नियंत्रण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 5 स्टार कर लेना इसको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ताप नियंत्रक कक्ष के रूप में किस को जाना जाता है, तो वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस। दूसरी बात की जाए तो भूख, प्यास, निद्रा, किसी से ईर्ष्या होना भी किसका है, किसी का ही लक्षण होता है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा होना, ईर्ष्या होना, ये सारे के सारे किसके कार्य होते हैं, हाइपोथैलेमस के कार्य होते हैं। मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, तापमान का नियंत्रित या नियंत्रण करना, इसलिए इसे ताप नियंत्रक कक्ष भी बोला जाता है। अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस से क्या होता है, आप सबको याद है, एक छोटी सी मटर के दाने के समान एक ग्रंथि से जुड़ी हुई रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो अब 2 नंबर पे अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन पीयूष ग्रंथि को। तो देखो बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। तो देखो ये पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और जो अपने हाइपोथैलेमस है उसको अपने याद रखना, एच से हाइपोथैलेमस, ऐसे ही हेडमास्टर ग्रंथि उसको बोला जाता है, और ये उसके अंडर में रहती है, किसके, हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मास्टर ग्रंथि। अब यहां पे आता है कि क्वेश्चन आ गया कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो ये क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि को छोड़ के, हाइपोथैलेमस को छोड़ के बाकी जितनी भी जो ग्रंथियां होती है उन सब का नियंत्रण किसके अंदर होता है, वो पीयूष ग्रंथि करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि की संरचना। तो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से, संरचना है, इसको देखना आप। ये ऊपर कौन आ गया, ये हाइपोथैलेमस आ गया अपने, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद में ये वाली पूरी संरचना किसकी हो गई, ये हो गई पीयूष ग्रंथि की, इसकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अब ये पीयूष ग्रंथि क्या होती है, यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये एक हड्डीनुमा एक सांचे में फिट रहती है। एक हड्डीनुमा सांचा होता है, उस सांचे में, उस सॉकेट में, उस एक संरचना में ये व्यवस्थित रहती है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि पीयूष नाम का लड़का था, उसको प्रेम हो गया एक लड़की से जिसका नाम था सेला। क्या नाम था, सेला। क्या नाम था डियर स्टूडेंट, सेला। अब जिस लड़की से प्रेम हुआ पीयूष को, वो लड़की सारा दिन केवल एक ही रट लगाए हुए थी, सब मतलब हमेशा एक ही नाम बोलती रहती थी, टर 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 करती रहती थी। क्या करती रहती थी, टर 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 करती रहती थी। क्या करती रहती थी, टर टर करती रहती थी। तो ये सब सुन के जब पीयूष ने देखा तो उसने कहा कि हे सेला, जो तू टर टर करती है ये मुझे भी सिखा, मैं भी सीखना चाहता हूं। क्या किया उसने, क्या कहा कि मुझे भी सिखा। तो यहाँ पे याद रखना
कि ये जो हड्डीनुमा संरचना पाई जाती है इसका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका नाम क्या होता है? सेला टर्सिका। क्या नाम होता है डियर स्टूडेंट? सेला टर्सिका। अब बात आती है पीयूष ग्रंथि की संरचना की। तो देखो अगर बात करें इसके संरचना को ऐसे बनाया जाए तो ये वाला भाग एक आगे आ जाएगा और एक भाग कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो आगे वाले को अपन क्या बोलते हैं? अग्रभाग। क्या बोलते हैं? अग्रभाग। और जो पीछे उसको क्या बोलते हैं? पश्चभाग। तो ये वाला भाग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अग्रभाग। क्या हो जाएगा? अग्रभाग। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पश्चभाग। अब इसको साइंटिफिक जो मेडिकल टर्म दिए गए हैं, नाम दिए गए वो क्या है? अग्रभाग को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पश्च भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो यहाँ पे नाम ही आता है कि इसका नाम एडिनो क्यों पड़ा, इसका न्यूरो क्यों पड़ा, उसके पीछे भी कारण है। साइंस के अंदर क्या होता है? जो एडिन नाम होता है, एडिनो नाम होता है, इसका मतलब होता है अग्र या आगे। और किससे जुड़ा हुआ है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ आगे का भाग क्या हो गया? एडिनो हाइपोफाइसिस। फर्स्ट भाग की बात करें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इस भाग में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती है, इसलिए नाम क्या दे दिया? न्यूरो। मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं किस भाग में जुड़ी है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ वह भाग जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा तंत्रिकाएं पाई जाती है, क्या नाम होगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो डिटेल स्टडी में अगर पढ़े तो इसके भी आगे 3 भाग होते हैं, इसके भी आगे 3 भाग होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो केवल एक एक भाग ही जो है सफिशिएंट है जिससे क्वेश्चन फॉल डाउन होते हैं। तो पहला जो इसका भाग होता है एडिनो हाइपोफाइसिस वो होता है पार्स डिस्टेलिस। क्या होता है? पार्स डिस्टेलिस। ध्यान में रखना, पार्स डिस्टेलिस। और इसका जो भाग होता है वो होता है कौन सा? पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। अब यहाँ पे एक बीच में भाग और पाया जाता है, कुछ जंतुओं में पाया जाता है, कुछ जंतुओं में नहीं। इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे पार्स डिस्टेलिस को, तो ये क्या करता है? मुख्य रूप से काम होता है वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है कौन सा? एसटीपी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी इनको बोला जाता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब देखो यहाँ पे इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। क्या है कि पीयूष नाम का एक लड़का जिसको प्रेम हो गया था सेला नाम की एक लड़की से, वो सारा दिन टर टर करते थे। पीयूष ने कहा मुझे भी सिखा, तो नाम क्या होगा? सट्टेदार जो साचा है उसका नाम क्या हो गया? सेला टर्सिका। अब देखो ये पीयूष है तो ये लड़का है तो इसके माँ बाप भी होंगे, तो इन्होंने क्या किया? इसको पीएमटी करने के लिए कहाँ भेज दिया? सीकर भेज दिया या एलन कोटा भेज दिया। तो वहां पे ये क्या करने गया? पीएमटी करने गया। और जब इसके पापा ने इसको भेजा तो बोला कि ये पीयूष वहां जाके पीएमटी में झंडे गाड़ देना। क्या कर देना? झंडे गाड़ देना। तो यहाँ पे देखना आप जो वृद्धि हार्मोन होते हैं इनकी जो ट्रिक बनती है वो क्या बनती है? ट्रिक बनती है कि झंडे गाड़ देना। झंडे को क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं फ्लैग। और किसकी तैयारी करने के लिए भेजा था? पीएमटी की तैयारी करने के लिए। पीएमटी में झंडे गाड़ लिया। अब पता चला कि ये झंडे कहीं और ही गाड़ रहा है? प्रेम कर बैठा वहां पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है इसकी ट्रिक। तो पहले एफ से बनता है एफएसएच, एल से बनता है एलएच, ए से बनता है एसीटीएच, जी से बनता है जीएच, पी से बनता है पीआरएल, एम से बनता है एमएसएच और टी से बनता है टीएसएच। तो देखो यहाँ पे 3 6 और 1 7। सर आपने तो 6 ही बताए, फिर 7 कैसे हुए? बेटा जो एमएस है, एमएसएच जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये दरअसल किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ये होता है पार्स इंटरमीडिया के द्वारा। तो यहाँ पे इसको क्या रखना है? साइलेंट रखना। तो देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे क्या है? वृद्धि हार्मोन होते हैं। अब बात करते हैं एफएसएच की, एलएच की और एसीटीएच की, जीएच की, पीआरएल की और टीएसएच की। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। देखो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे देखिए अपन एफएसएच को फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, उसको प्रेरित करने के लिए या जो पुट्टिकाएं बनती है उसको प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? वो आता है एफएसएच। दूसरा बात करें एल से याद रखना लीडिंग कोशिकाएं या ल्यूटिनाइजिंग कोशिकाएं, मतलब
एल से लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका याद रखना। तो शुक्राणु बढ़ाने के लिए भी कौन सी कोशिका काम में आती है, कौन सा हार्मोन काम में आता है, वो आता है एलएच ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ठीक है, अब अपन देखेंगे एसिटिएच। एसिटिएच क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसका पूरा नाम होता है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, जैसे अपन बात करें ग्लूकोज की बात करें, एडिनो जो कार्टिसोल होता है उसकी बात करें, एल्डोस्टेरोन की बात करें, ठीक है, सोडियम पोटेशियम लेवल की बात करें, या मैं बात करूं कि अचानक जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, तो ये सारी जो क्रियाएं होती है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है, एसीटीएच काम में आता है। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन, फिर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मतलब होता है मादाओं में जो दुग्ध निर्माण के लिए जो प्रसव के बाद में या डिलीवरी के बाद में जब माँ जो है बच्चा उत्पन्न करती है, उसके बाद में क्या होता है उसकी जो दुग्ध ग्रंथियां वो एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, ताकि वो क्या करती है बच्चे के लिए दूध बनाती है। तो माताओं में दुग्ध निर्माण के लिए भी कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है प्रोलैक्टिन। आगे देखते हैं टीएसएच, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायरॉक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड होती है, या मैं बात करूं थायरॉक्सिन जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कौन स्रावित करता है, वो वृद्धि हार्मोन पार्स डिस्टलिस पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग स्रावित करता है। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे भाग की ओर, वो है फर्स्ट भाग, या मैं जैसे बोलूं क्या न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसका वैसे तो डिटेल स्टडी में 3 भाग होते हैं, लेकिन अपन कितने पढ़ेंगे, केवल एक पढ़ेंगे, वो है कौन सा पार्ट से, नर्वोसा। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग होता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो न्यूरॉन से तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे नर्वोसा न्यूरॉन से लिया गया है, और वो भाग कौन सा है डियर स्टूडेंट, वो है कौन सा, पार्स नर्वोसा। अब देखना यहाँ पे ये 2 हार्मोन स्रावित करना है, तो आपको इसके लिए भी ट्रिक क्या याद रखनी है कि पीयूष ने फिर क्या किया, सेलाग्राम की लड़की से अंत में जाके क्या कर ली, शादी कर ली, और कहा कि मेरा साथ है। देखना यहाँ पे क्या कहा, मेरा साथ है, तेरा साथ है, तो वो है, वो कौन है पता नहीं। अब देखो वो है, क्या याद रखना है, वो है। वी से आपको याद रखना है वेसोप्रेसिन, क्या याद रखना है, वेसोप्रेसिन। और ऑक से याद रखना है क्या, ऑक्सीटोसिन, 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 ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये जो हार्मोन है वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम होता है एडीएच। क्या नाम होता है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब बात आती है कि वेसोप्रेसिन क्या करता है, तो देखना क्या होता है कि जब घर वालों को पता चला तो डर लगा भाई, डर लगा तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है मूत्र विसर्जन की क्रिया संपादित हो सकती है डर वाली स्थिति में। तो क्या हो रहा है, शरीर से जल बाहर निकल रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि वेसोप्रेसिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो अत्यधिक जल की हानि होती है या जो पानी निकलता है उसको बचाव करता है, मतलब उसको प्रिवेंट करता है बाहर निकलने से। तो हम कहेंगे कि वेसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या हुआ, शरीर से जल की कमी को रोकना। अगली बात आती है ऑक्सीटोसिन की। तो यह हार्मोन जो है इसका दूसरा नाम होता है लव हार्मोन। लव हार्मोन, देखो लव हार्मोन का नाम है तो चेहरे पे जो है मुस्कुराहट आई है, लव हार्मोन बोला जाता है इसको, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रसव पीड़ा। जब माँ बनती है एक महिला, या मैं कहूँ कि जब ये कोई महिला जब माँ बनती है तो उस दौरान उसको प्रसव पीड़ा होती है, जिसको क्या बोला जाता है, जो पेन बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये संकेत होता है कि वो बच्चा जो है बच्चे को डिलीवरी करने के लिए, लेबर जो है डिलीवरी करने के लिए तैयार है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, जो गर्भाशय की अंतर्भित्तियां होती है जहां से जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है उसमें जो संकुचन या मैं कहूँ वाइब्रेशन भी उत्पन्न करता है, ताकि वहां से क्या होगा, वो प्लेसेंटा डिस्ट्रेशन का मतलब होता है टूट जाए, अलग हो जाए, और बच्चा क्या हो जाए, आसानी से जो है डिलीवरी हो जाए। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन का काम। तीसरा एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, रोचक तथ्य बताता हूँ कि बोला जाता है कि एक पुरुष को अपने दैनिक दिनचर्या में लगभग 15 से 20 मिनट महिला के पास में बैठना चाहिए, वो चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जब बातें करती है या बोलती है तो ऐसा बोला जाता है साइंस जो रिसर्च के अनुसार कि वो जब बोलती है तो ऐसी स्थिति में उसके मुंह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कुछ भाप निकलती है, स्ट्रीम्स निकलती है। स्ट्रीम का मतलब भाप। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति को पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक सोच या सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको संपूर्ण जो पीयूष ग्रंथि है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगली ग्रंथि की। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।